सीख। उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। दोस्तों, बढ़िया सा शेर सुन लिया, तो अब एक बात बताइए, क्या आपको अपना बचपन याद है? जी हाँ, वही बचपन जब हम कल की परवाह ना करते हुए बेफिक्री से जिंदगी जिया करते थे। ना कोई टेंशन, ना बहुत ज्यादा गम। टेंशन थी भी तो ये कि पापा कब बाहर जाएंगे तो हम बाहर खेलने जाकर मस्ती कर पाए, और गम रहता था कि इतवार की छुट्टी जल्दी कैसे कट गई। अब हम भी क्या ही पूछ रहे हैं, आपको तो याद ही होगा जब पहली बार आपने साइकिल सीखना शुरू किया था तो कितना केयरफुल होकर सीखते थे। उस समय आपका पूरा ध्यान सड़क पर आगे देखते हुए पैडल चलाने पर हुआ करता था। आप ये नहीं सोचते थे कि आप साइकिल चला पाएंगे कि नहीं, ना ही आपके मन में कोई टारगेट होता था। आप बस उस प्रोसेस को एंजॉय करते थे। ये तो बस साइकिल चलाने की बात हुई, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज जैसे क्रिकेट या कोई किसी खेल को सीखने के समय भी हम बस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए ही रिजल्ट के बारे में बिना कुछ सोचे बस अपना काम करते चले जाते थे। ऐसा करके हम बेहद खुश रहते थे। लेकिन आज हमारी खुशियों में कंडीशंस नाम का ताला लग गया है। कभी हम जॉब लगने के बाद खुश होना चाहते हैं, तो कभी घर खरीदने के बाद। खुशियों का कोई भी परमानेंट एड्रेस हमारे पास नहीं होता। ये सब हमारे दिमाग की कंडीशनिंग की वजह से होता है, और इस कंडीशनिंग को चेंज करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिमाग के कंडीशनिंग को समझकर उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करने में हेल्प कर सकता है। जी हाँ, हम द प्रैक्टिसिंग माइंड की बात कर रहे हैं, जिसे लिखा है थॉमस स्टर्नर ने। बचपन में थॉमस पियानो सीखा करते थे, और थोड़े बड़े होने के बाद भी दूसरी म्यूजिक की तरफ उनका रुझान था। उन्होंने म्यूजिक के प्रैक्टिस को अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट से भी जोड़कर देखा, और पाया कि जैसे म्यूजिक में प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बना जा सकता है, ठीक उसी तरह से लाइफ में भी अपने दिमाग को प्रैक्टिस करके अच्छी आदतों को अपनाया जा सकता है। इस किताब की चर्चा के दौरान आप समझेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके हम किसी भी काम में अपना 100% दे सकते हैं और लाइफ में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगले एपिसोड में हम थॉमस के बचपन और टीनेज के बारे में जानेंगे, जहां उन्होंने म्यूजिक से जो कुछ भी सीखा उसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते चले गए। जब थॉमस 4 साल के थे तो वे गिटार सीखा करते थे। उन्हें अब ज्यादा तो याद नहीं, लेकिन उस समय उन्होंने काफी कुछ सीख लिया था। लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने सीखना छोड़ दिया, और अगले काफी सालों तक उन्होंने म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया। जब वे 9 साल के हुए तो उन्होंने पियानो सीखने चीजें हो रही थीं। पहला, फिर से पियानो सीखना शुरू कर दिया था। दूसरा, उन्होंने कॉलेज में उनके सब्जेक्ट्स के अलावा फिलॉसफी भी पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वे समझ पा रहे थे कि कैसे लगातार प्रैक्टिस करने से मन में शांति आती है। तीसरा, उनका हर नई चीज को सीखने का डिसीजन। ऐसा करने से वे उन टास्क को भी तल्लीन होकर करने लगे जो बहुत रेपिटेटिव थे। उन्हें समझ में आने लगा कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत, और यहीं से उनके प्रैक्टिसिंग माइंड की शुरुआत होती है। दोस्तों, किसी काम का रेपिटेशन करना हमें अच्छा नहीं लगता और हम उस काम से बोर होने लगते हैं, लेकिन जब हम दिमाग को सही प्रैक्टिस करने की ट्रेनिंग देते हैं तो हम हर गोल को अचीव करने लगते हैं। इसने गोल्फ सीखने के लिए 5 लोगों के ग्रुप में 6 सप्ताह का गोल्फ क्लास ज्वाइन किया था। तो पहले सप्ताह में उन सभी को ड्राइविंग रेंज में 1 घंटे सिखाया जाता था, जिसे उन्हें खुद से अगले 1 घंटे तक प्रैक्टिस भी करना होता था। एक बार जब वे अपने 3rd सेशन के शुरू होने के पहले बैठे थे तो उनके बाजू में उनकी एक क्लासमेट भी थी, जिसने पहले सेशन में बताया था कि उसने गोल्फ खुद को रिलैक्स करने के साथ साथ करियर में आगे बढ़ने के लिए भी ज्वाइन किया है। उसने आगे बताया कि उसके जरिए ही वो नए लोगों से मिलकर अपने बिजनेस के बारे में बातें किया करेगी। बातों ही बातों में थॉमस ने उनसे पूछा कि क्या आपने लास्ट वीक का प्रैक्टिस किया। उसने बड़े ही बेपरवाह तरीके से बताया कि इस सप्ताह उनको बहुत काम था, लेकिन एक दिन
वो बहुत अच्छा गोल्फ खेलना चाहते हैं। थॉमस उसकी बातों से समझ गए थे कि उसे गोल्फ सीखना टफ लग रहा है और वो उसे एंजॉय नहीं कर पा रही। जब इंस्ट्रक्टर ने सभी लोगों से ये सवाल किया तो पता चला कि सिर्फ 2 लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जिसमें राइटर भी शामिल थे। दरअसल जब उनका पिछला सेशन हुआ तो उन्होंने कुछ घंटे की प्रैक्टिस के साथ कुछ ज़रूरी बातों को भी लिख लिया था। वे हर रात को उनके बच्चों के सोने के बाद बेसमेंट में एक एक टास्क की प्रैक्टिस किया करते थे। वे किसी 2 टास्क को मिक्स नहीं करते ताकि उनका पूरा फोकस एक टास्क को सीखने में रहे। उनका पहला टास्क था गोल्फ को सही तरीके से घुमाकर मारना। थॉमस के ऑपोजिट उनकी क्लासमेट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। उन्हें सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करना आ रहा था, इस वजह से उन्हें तनाव भी हो रहा था। थॉमस के अकॉर्डिंग उन्हें 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत थी। पहला ये कि कैसे अच्छे तरीके से सीखने से उन्हें तनाव नहीं होगा, और दूसरा ये कि उन्हें आखिरी गोल तक पहुंचने के लिए वहां पहुंचने के प्रोसेस को भी एंजॉय करना होगा। ये हमारे साथ भी होता है कि हम अपने गोल्स को पाने के लिए इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को, उसके प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि उस गोल को अचीव करके ही हम खुश हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें किसी टास्क को सीखने और उसकी प्रैक्टिस करने में डिफरेंस को समझना होगा। वैसे लर्निंग और प्रैक्टिस दोनों एक से लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। प्रैक्टिस में हमें प्रेजेंट में अवेयर रहते हुए किसी काम को करना होता है और हमें बार बार उसी प्रोसेस को दोहराना होता है। हम प्रैक्टिस करते समय कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसका उल्टा भी हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए हमें प्रैक्टिस करते समय अवेयर रहते हुए फाइनल रिजल्ट पर ध्यान ना देते हुए प्रोसेस को ही एंजॉय करना है। जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो हमारा एंड प्रोडक्ट खुद से इम्प्रूव होने लगता है। ऐसे में ना आपको बोरियत का एहसास होता है और ना ही आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपकी सारी एनर्जी जो आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसी में लगती है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कैसे किया जाए। इसके लिए हमें अपने गोल्स को लेकर अटैचमेंट खत्म करना होगा। इससे हमारे अंदर गोल अचीव करने का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। आप 1 बाय 1 अपने टास्क को कर पाओगे। इस प्रैक्टिस को हमें अपने डेली लाइफ में भी करना है। चलिए म्यूजिक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप सारे नोट्स एक साथ ही बजाना चाहते हैं तो आपके ऊपर हर समय सब कुछ सही करने का प्रेशर होगा। आप एक नोट से दूसरे नोट को कंपेयर करेंगे, इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर आप बॉल को किसी 10 फीट दूर डिब्बे में डालना चाहते हैं और आपके पास 3 बॉल हैं, तो आप बारी बारी से अपना समय लेकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपका पहला बॉल अंदर नहीं गया तो हमें खुद को जज नहीं करना है। हमें दूसरा बॉल फेंकते समय पहले बॉल के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। ऐसा करने से हम रिजल्ट से अटैच नहीं होते हैं। जब भी हम किसी काम के बारे में अपना जजमेंट बना लेते हैं तो ये हमारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। जैसे हमें लगता है कि जब हम अपने पुराने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तभी हम नए टास्क में उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिचुएशन अलग होती है, इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से प्रोसेस में ही लगाना चाहिए। इस एपिसोड में हमने प्रोसेस में रहकर उसमें फोकस करना सीखा। अगले एपिसोड में हम परफेक्शन के बारे में जानेंगे। है धोखा। आपने कभी सोचा है कि हम लाइफ में किस बात को लेकर हमेशा ही रेस्टलेस महसूस करते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है परफेक्शन। हम अपनी लाइफ में सभी चीजें परफेक्ट चाहते हैं और लगातार अपनी लाइफ के करंट सिचुएशन को उस परफेक्ट सिचुएशन से कंपेयर करते रहते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा घर हो या बहुत बड़ी गाड़ी। हमने सब चीजों के लिए एक बेंचमार्क बनाकर रखा हुआ है। थॉमस एक किताब और मूवी द नेचुरल के बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो कहानी एक बेसबॉल प्लेयर की है जो बहुत ही अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन प्रोफेशनली कुछ करने से पहले ही इंजर्ड हो जाता है। कुछ साल गायब रहने के बाद वो वापस आता है और टीम में अपने टैलेंट की बदौलत जगह बना लेता है। अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से वो वापस सुर्खियों में आ गया, लेकिन उसकी इंजरी वापस उन्हें तंग करने लगी और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। वो अपने बचपन के दोस्त को बोलता है कि अगर सब कुछ सही होता तो मैं सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देता। इसके जवाब में उसके दोस्त बस एक सवाल पूछती है,
अगर ऐसा हो भी जाता तो उसके बाद क्या? दोस्तों, ये सवाल हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हम कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए परफेक्शन का डेफिनेशन बदल जाता है और हम कुछ और अचीव करना चाहते हैं। हमें लगता है कि असली खुशी इसी तरह से मिलती है, लेकिन ये सब टीवी और मूवीज़ की वजह से है। वे लोग किसी भी चीज़ को ऐसे दिखाते हैं जैसे उसे पाकर हमारी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ये बस एक धोखा है। जैसे कार के मॉडल को ऐसे दिखाया जाता है कि उसे खरीदने से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, लेकिन हम सभी को पता है कि कार में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा नहीं है। साथ ही हमें ये भी फिक्र रहती है कि कहीं हमारी कार चोरी ना हो जाए या कहीं कोई खरोंच ना आ जाए। फिर भी एडवर्टाइजमेंट हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एडवर्टाइजर्स जानते हैं कि किस टीवी शो को किस टाइप के ऑडियंस देखने वाले हैं, इसलिए ठीक उसी प्रोग्राम के बीच में वो अपने एड्स चलाते हैं। ये हमें खुश होने के लिए अपना नज़रिया बताते हैं। लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। जैसे अगर किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं और अगले दिन उसे इंस्पायर होकर पियानो बजाना सीखने लगते हैं तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन अगर हम अपने परफॉर्मेंस की तुलना उस आर्टिस्ट से करने लगे तो हम डिसअपॉइंट तो होंगे ही। लेकिन एडवर्टीजमेंट्स हमें ऐसा ही सोचने को मजबूर करते हैं और हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लेने से हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये एक इल्यूशन है। हमने अपनी लाइफ में परफेक्शन का एक इमेज बना लिया है, लेकिन परफेक्शन इसके ऑपोजिट होती है। और जब हम अपनी लाइफ में खुद को किसी इमेज में ना ढालकर एक फूल की ज़िंदगी के जैसे अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ आता है कि फूल के एक बीज के रूप में ज़मीन से पैदा होकर फूल बनकर वापस ज़मीन में समाने तक वो परफेक्ट ही होता है। ठीक वैसे ही हम भी अपनी लाइफ के सभी उम्र और सिचुएशन में परफेक्ट ही होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब फूल ज़मीन के अंदर होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी खिलेगा ही नहीं। भले थोड़ा समय लगता है, वो फूल ज़रूर खिलता है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में भी भले ही कुछ समय के लिए स्ट्रगल का समय ज़रूर आता है, लेकिन अच्छा समय भी ज़रूर आता है। चलिए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। जब हम कहीं जा रहे होते हैं जहां हम 15 मिनट लेट से भी पहुंचते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में हड़बड़ी करते हुए स्ट्रेस लेते हैं। इसके ऑपोजिट जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए टास्क करते हैं और अवेयर रहते हैं तो वो समय अपने आप परफेक्ट हो जाता है। और जब भी दिन के किसी समय आप परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ध्यान प्रेजेंट मोमेंट से हटा रहे हैं। हमें इस नेचर से एक बात सीखनी चाहिए कि उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, लेकिन हमने परफेक्शन का एक गलत इमेज बना लिया। परफेक्शन ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर है, ना ही स्पेसिफिक क्वालिटी। अगर आप किसी भी फील्ड के टॉप के लोगों से परफेक्शन की डेफिनेशन पूछोगे तो भी यही बोलेंगे कि परफेक्शन का मतलब अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। जब हम ये बात समझ जाते हैं तभी हमें हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर के गोल्स में खुशियाँ खोजते हैं तो वर्तमान में रेस्टलेस हो जाते हैं। आपने कभी डीपली सोचा है कि हम लाइफ में कितना भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन एक खालीपन हमारे जीवन में होता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर नहीं हुए, बल्कि हमने काफ़ी बार इसे महसूस भी किया है, लेकिन हमें ये खोजना है कि एग्जैक्टली किस मोमेंट पर हमने ये महसूस किया था। जब हम किसी काम को पूरी शिद्दत के साथ डूब कर करते हैं तो हमें किसी और बात की परवाह नहीं होती, और यही परफेक्शन का मोमेंट होता है। इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे परफेक्शन की गलत परिभाषा हमें रेस्टलेस बनाए रखती है और परफेक्शन की सही परिभाषा क्या होती है। अगले एपिसोड में हम बिगिनर्स माइंड के बारे में जानेंगे। बिगिनर्स माइंड ज़ेन फिलॉसफी में एक वर्ड होता है जिसे बिगिनर्स माइंड कहा जाता है। जब आप किसी काम में नए होते हो तो आप पूरे फोकस के साथ वो काम करते हो, और जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हो आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर लग जाता है। उस वक्त अगर आप सिर्फ उसी काम पर फोकस करना भी चाहेंगे तो आप बहुत दिक्कतों का सामना करेंगे। मार्शल आर्ट्स में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रिएक्ट करना है।
जब दो स्टूडेंट्स आमने सामने आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है और वो सामने वाले के अनुसार अटैक या डिफेंस करता है। हमें भी ठीक उसी तरह लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर होते हुए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है और इसके लिए हमें ठीक उसी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी जैसे मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स किया करते हैं। हम किसी भी काम को करते हुए खुद से बार बार ये सवाल करते हैं कि क्या हम इस काम में पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। ऐसा करने से हम खुद को प्रेजेंट मोमेंट में वापस ला सकेंगे। वैसे ही काम करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए पहले आपको दूसरों को ऑब्जर्व करना होगा। आप किसी को कंप्यूटर पर कोई गेम खेलते देख सकते हैं क्योंकि उस समय इंसान बहुत फोकस्ड होता है, साथ ही साथ उसका ध्यान रिजल्ट पर ज़्यादा ना होकर उसे गेम को एंजॉय करने में होता है। अगर उस समय वो कुछ सेकंड्स के लिए ही स्कोर देखता है तो उसका ध्यान गेम से हट जाता है। कुछ लोगों को ऐसा मूवीज़ देखते समय भी होता है। मतलब जब भी हम किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसे करते समय हमें मज़ा आता है, लेकिन जब कोई ज़रूरी काम करने की बात आती है तो हम ढीले पड़ जाते हैं। तो इन दो एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों एक्टिविटीज़ में मेन डिफरेंस हमारे जजमेंट का ही होता है। हम बहुत सारे हिट और पॉपुलर गानों के नोट्स थे, इसलिए लोगों को तुरंत ही कोई भी म्यूज़िक बजाने में देर नहीं लगती थी। वो ऑर्गन मार्केट में खूब बिका, लेकिन लोगों को वैसा एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा था जैसा ऑर्गन सीख कर बजाने में होता। क्योंकि जब भी आप म्यूजिक सीखते हैं तो ना सिर्फ आप खुश होते हैं बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड का लेते हैं। हम क्रेडिट कार्ड के जरिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और जिसका भुगतान बाद में किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से मुसीबत में फंस भी जाते हैं क्योंकि बाद में हमें इंटरेस्ट के साथ इसका बिल भरना पड़ता है। इसलिए लाइफ में हमें पेशेंस रखते हुए प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। 4S का कंसेप्ट। थॉमस अब हमें एक कंसेप्ट देते हैं जिसका नाम द 4S वर्ड्स है। पहला S है सिंप्लीफाई, दूसरा S है स्मॉल, तीसरा S है शॉर्ट और चौथा S है स्लो। चलिए पहले S मतलब सिंप्लीफाई की बात करते हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट या गोल पर काम करते हैं तो आपको इसे सिंपल गोल्स में तोड़ देना है। ये गोल्स ऐसे होने चाहिए जिसे आप इजीली अचीव कर सको, क्योंकि अगर आप इसे बहुत बड़ा बना देंगे तो आप खुद पर प्रेशर डालने की वजह से परेशान होते जाएंगे और उस गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे जैसे आप अपने सिंपल गोल्स को अचीव करते चले जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आगे के गोल्स को भी अचीव करने के लिए आप उत्साहित होंगे। दूसरा S है स्मॉल। जब भी आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना हो, सबसे पहले से बहुत छोटे सेक्शन में तोड़ दें। जैसे आपको अपना गैरेज साफ करना है तो आपको बड़ी कोफ्त होगी, लेकिन अगर आप गैरेज के किसी एक कॉर्नर को देखें और अपना पूरा फोकस सिर्फ उस सेक्शन को साफ करने में लगाएंगे, तो जब आप उस कॉर्नर की सफाई कर लेंगे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आ जाएगी और आप गैरेज के दूसरे भाग को भी साफ करेंगे। तीसरा S है शॉर्ट। गैरेज को साफ करने का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम अगले कुछ दिनों के लिए रोज 45 मिनट तक गैरेज के एक कोने को ही साफ करने का टारगेट लेते हैं तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन होता है, आपने उस दिन का काम पूरा कर लिया। आप धीरे धीरे ही सही लेकिन एक कांस्टेंट पेस से पूरे गैरेज को पूरा साफ करने की तरफ बढ़ रहे हो। हम अपनी लाइफ में भी इसी तरह से किसी भी टास्क को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा S है स्लो। यहाँ स्लो होने का मतलब किसी भी काम को धीमी गति से करना नहीं। इसका मतलब है आप जो भी काम करें उसे उतने ही स्पीड से करें जितने में आपका पूरा अटेंशन उसी काम को करने में रहे। जैसे आपको कॉलेज के लिए कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो अगर आप उसे प्रॉपर्ली समझकर पूरा ध्यान देते हुए कंप्लीट करते हैं तो वो आपके दिमाग में रहेगा और एग्जाम के समय आपको उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा। जब थॉमस ने इस कंसेप्ट को अपने म्यूज़िक में अप्लाई किया, वे पियानो के हर पार्ट को बहुत धीरे धीरे ध्यान देते हुए निकाल रहे थे। ये उन्हें बहुत ही फनी लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि इस स्पीड में वो अपना पूरा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन
उन्होंने आराम से पूरा काम किया। उनके अंदर काम खत्म करने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें सुकून महसूस हो रहा था। काम खत्म होने पर उन्होंने पाया कि उन्होंने 40% जल्दी काम कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। जब भी थॉमस काम करते थे तो उनको पूरा ध्यान लगाना होता था काम पर, और उनके अंदर काम को पूरा करने की कोई जल्दबाजी भी नहीं होती थी। इसी वजह से उनका दिमाग बिल्कुल शांत रहता था और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई थी। दोस्तों, हम भी इस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम इसके कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ 4S कंसेप्ट। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम देना है जिसकी तैयारी के लिए आपको 2 साल लग जाएंगे। ऐसे में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करनी होगी। इसके लिए नोट्स भी बनाने होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स टफ होंगे तो कुछ थोड़े इजी होंगे। ऐसे में सबसे पहले हम 4S में पहला S सिंप्लीफाई मेथड का यूज़ करेंगे। हम ऐसे सब्जेक्ट्स के ऐसे टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे जो याद करने और समझने में आसान हो और जिसे प्रिपेयर करने के लिए हमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ना हो। टॉपिक जितना सिंपल होगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपको इस साल के करंट अफेयर की लिस्ट बनानी है, तो उसमें स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल न्यूज़ जैसे बहुत से टॉपिक्स होंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो आप स्पोर्ट्स का सेक्शन पहले चुन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए सिंपल होगा और आप इसे पढ़ते समय बोर भी नहीं होंगे। अब दूसरे S की बात करते हैं, स्मॉल। अगर आपका टॉपिक सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा है तो आपको ऐसे समय में उसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स में भी तोड़ना होगा। जैसे अगर आपने स्पोर्ट्स का टॉपिक चुन लिया है तो उसे भी क्रिकेट, फुटबॉल जैसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स में तोड़ना होगा। ऐसा करने से आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि कौन सा टॉपिक हो गया है और कौन सा टॉपिक करना बाकी है। जब हम तीसरे S मतलब शॉर्ट की बात करते हैं तो हमें ये बात समझना होगा कि कोई भी सब टॉपिक भी एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ऐसे में हमें रोज़ कुछ घंटे उस सब टॉपिक को देने होंगे। इस दौरान हमें ये नहीं सोचना कि पूरा सब्जेक्ट कैसे ख़त्म होगा। जिस तरह के एक धागे को लगातार पत्थर पर घिसते रहने से पत्थर कुछ महीनों में कट जाता है, वैसे ही लगातार किसी काम को एक ही समय पर रोज़ करने से मंजिल मिल ही जाती है। इसलिए हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। चौथे और आखिरी S है, स्लो। हम जब भी कोई टॉपिक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसे सिर्फ याद करने के बजाय उस टॉपिक के पीछे पूरी स्टोरी को भी समझना चाहिए, ताकि समय आने पर उसका प्रॉपर यूज़ भी कर सकें। जैसे सचिन ने कितनी बार सेंचुरी बनाई है तो सबको पता है, लेकिन ये कितनी बार 90s में आउट हुए हैं और कितनी बार नॉट आउट रहे हैं, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन ऐसी ही बारीक जानकारी हमें दूसरों से अलग बनाती है। इस प्रोसेस में भले ही थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर हमने इस प्रोसेस को अपनी लाइफ को अप्लाई कर लिया तो बाकी लोगों से हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। जब हम एक बार ये 4S का कंसेप्ट किसी सब्जेक्ट के टॉपिक में अप्लाई करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हमने अच्छे से शुरुआत तो की ही है। इसके बाद हम बारी बारी से दूसरे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के लिए भी इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें कोई बिजनेस खड़ा करना है तो क्या हम इस 4S कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, हम आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रेस्तरां का बिजनेस खोलना है, तो सबसे पहले आपको अपनी एरिया के हिसाब से ये पता लगाना होगा कि लोगों को क्या खाना पसंद है और आप किस आइटम को ज़्यादा पैसों के बिना रिस्क लिए बनवा सकते हैं। आपका ये आइटम शुरुआत में बिल्कुल सिंपल चाहिए ताकि लोगों के सजेशन के अनुसार आप उसको कस्टमाइज़ कर सके। ऐसा करने से आपको समझ आ जाएगा कि लोगों का टेस्ट क्या है। ऐसा करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप बहुत कम क्वांटिटी में ही अपने आइटम्स को बनवाएं। ऐसे में आप बहुत सारी वैरायटी के आइटम्स कम मात्रा में अपने रेस्तरां में रखकर कस्टमर्स की पसंद को चेक कर सकते हैं। बाद में जिस आइटम का डिमांड ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जा सकता है और कम डिमांड वाले आइटम्स को बनवाना बंद भी किया जा सकता है। अब जिन भी आइटम्स को कस्टमर ने पसंद किया है उसे एक दिन बनाने के बजाय दिन के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। जैसे मंडे को पनीर स्पेशल, ट्यूसडे को साउथ इंडियन, और ऐसे ही हर दिन कुछ नया ट्राई किया जा सकता है। ऐसे में आइटम्स की डिमांड भी बनी रहेगी और कस्टमर्स भी बोर नहीं होंगे। लोगों को हमेशा उस दिन के स्पेशल डिश का इंतज़ार रहेगा।
लास्ट में हमें ये याद रखना है कि कस्टमर अपने टेस्ट में ज़रा सा भी ऊपर नीचे बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे में हमें हर आइटम को पूरा समय देते हुए सावधानी के साथ बनवाना चाहिए ताकि उस डिश का टेस्ट बरकरार रह सके। हम इसी कंसेप्ट को रेस्तरां के मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के 4S कंसेप्ट यूनिवर्सल हैं। अगले एपिसोड में हम जजमेंट के बारे में जानेंगे। आप सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। जजमेंट का ज्ञान। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो कभी कोई बैड न्यूज़, लेकिन जो इंसान इस दोनों ही सिचुएशन में धैर्य बनाकर रखता है वही लाइफ में पूरी तरह से खुश रहता है। लेकिन ये क्वालिटी हमारे अंदर कैसे आ सकती है? चलिए इस बात पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हमारे अंदर धैर्य तभी आ सकता है जब हम जज करना छोड़ देते हैं। हम अपनी लाइफ में जाने अनजाने हर चीज़ के लिए अपना जजमेंट बनाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने सपनों को भी जज करते हैं कि आज मैंने एक ख़राब सपना देखा। चलिए पहले जजमेंट को समझते हैं। किसी भी जजमेंट के लिए तुलना करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हम अपने दिमाग में एक परफेक्ट सिचुएशन भी इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक मूवी देखते हैं तो आप उनको दूसरे किसी मूवी के साथ कंपेयर करते हैं। जब आप बच्चे होते हैं जो मूवी आपको पसंद आती है, लेकिन बड़े होने के बाद वही मूवी बोरिंग लगती है। इस प्रकार से ये जजमेंट समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। वैसे जजमेंट हमारे लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमें डिटैच्ड होकर ये काम करना होगा। आपको अपने इमोशंस को इसमें इवॉल्व नहीं करना। जब कोई पायलट प्लेन उड़ाता है तो वो सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता है, उसके लिए कोई भी इमोशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जब कभी भी प्लेन का इंजन फेल होता है तो वो बिना पैनिक किए सिर्फ वो प्रोसीजर फॉलो करता है जिसकी ट्रेनिंग उसे बार बार दी जाती है। हमें भी लाइफ में खुद को ऐसे ट्रेन करना है जिससे हम कोई भी सिचुएशन आने पर एक कंट्रोल्ड मैनर में बिना इमोशनल हुए रिएक्ट हुए और काम कर सकें। थॉमस एक इंसिडेंट बताते हैं जहां पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ बात करके प्लेन को सेफली लैंड कराना था। प्लेन के चारों तरफ बादल ही बादल थे और मौसम भी बेहद ख़राब था। ऐसे में पायलट बस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर निर्भर था, लेकिन दोनों ही लोगों ने बिना स्ट्रेस या पैनिक के प्लेन को लैंड कराया। इस बात से हमें ये समझ आता है कि हमारा दिमाग तभी बेस्ट वे में काम करता है जब उसके ऊपर कोई इमोशनल बर्डन नहीं होता है। आज से 4 साल पहले जब गैलीलियो ने बताया कि हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के सेंटर में नहीं है, तो उन्हें इस बात के लिए जेल में डाल दिया गया था। उस समय उन्हें भगवान के विरुद्ध माना गया, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि वो ही सही था। हमें भी ठीक उसी तरह बिना इमोशनल हुए किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करना है। अगर आप किसी 3 साल के बच्चे को फॉलो करेंगे और उससे पूछेंगे कि आइडियल और बेस्ट कंडीशन क्या है, तो वो उम्र के अनुसार उस आंसर को चेंज करते चले जाएगा। जब वो 3 साल का होगा तो उसे कुछ खिलौनों की चाहत होगी, जब वो 10 साल का होगा तो उसे साइकिल चाहिए होगी, और 20 साल का होने पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा। जब वो 30 का हो जाएगा उसे हाई पेइंग जॉब और एक खूबसूरत पत्नी चाहिए होगी, और इस तरह से उसके लिए एक आइडियल लाइफ की परिभाषा हमेशा चेंज होती चली जाएगी। इसलिए हमें अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करके जजमेंट बनाना बंद करना होगा, और तभी हम परमानेंट हैप्पीनेस के रास्ते में चल सकते हैं। चलिए आपको इस बात को एक कहानी से समझाते हैं। एक बार ट्रेन में एक जवान लड़का और उसके पापा सफ़र कर रहे थे। वो जवान लड़का बहुत ही उत्साहित होकर खिड़की के बाहर देख रहा था। कभी वो खुश होकर पेड़ों को देखता तो कभी बारिश की बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे देखता। उसे देखकर बाकी लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। लोग कानाफूसी कर रहे थे, वो लड़का शायद पागल है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उधर वो लड़का बहुत खुश था। वो जब भी कोई ट्रेन साइड से निकलता तो खुश होकर अपने पापा को उसे दिखाता। कुछ समय के बाद वो लड़का वॉशरूम की तरफ गया और सभी लोग उसके पापा से पूछने लगे कि आपके बेटे को क्या हुआ है, क्या वो ठीक है। तब उसके पापा ने बताया कि उसका बेटा देख नहीं सकता और ऑपरेशन के बाद वो देखने लगा है, इसलिए वो इतना खुश है। लोगों को अपने जजमेंट पर शर्म महसूस होने लगी। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हम अपनी लाइफ में भी लोगों को बिना किसी सिचुएशन जाने जज करने लगते हैं? दरअसल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी जजमेंट इंसान के ईगो की वजह से होती है। मान लीजिए अपने
ईगो की वजह से कोई इंसान आपको नीचा दिखाना चाहता है तो आपको उस ईगो को थर्ड पर्सन के जैसे समझने की ज़रूरत है। ऑफिस में कितनी ही बार होता है कि बॉस हमें बिना किसी गलती के चिल्ला देते हैं या सबके सामने जलील करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय हमें ये समझना होगा कि उसके अंदर का ईगो बोल रहा है और हमें इस बात को खुद का परेशानी का कारण नहीं बनाना चाहिए। इस मेथड को हम किसी जॉब इंटरव्यू के समय भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बात है, जब हमें कोई दूसरा इंसान सलाह मांग रहा होता है तो हम उस प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। लेकिन जब वही प्रॉब्लम हमारे साथ होती है तो हम हेल्पलेस फील करने लगते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जब हमारे साथ यही प्रॉब्लम आती है तो हम उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमें चक्कर से फ्री होना होता है तो उसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है क्योंकि मेडिटेशन करते समय खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने दिमाग को शांत करके अटैचमेंट को ख़त्म करते हैं। मेडिटेशन आप अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव में कर सकते हैं। इसके साथ ही थॉमस एक DOC कंसेप्ट का जिक्र कर रहे हैं। D का मतलब डू, O का मतलब ऑब्जर्व और C का मतलब करेक्ट। इसका मतलब है कि हमें कोई भी काम करना है तो उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद उस काम को भी, जो भी मिस्टेक्स हैं उसे करेक्ट करना है। यदि हम किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर को 10 शॉट मारने के लिए कहते हैं तो वो कोर्ट के डिफरेंट कॉर्नर्स से बॉल फेंकता है। कुछ शॉट अच्छे लगते हैं तो कुछ मिस हो जाते हैं। ऐसे में वो प्लेयर अपने शॉट्स को ऑब्जर्व करता है और जो भी कमियां रह जाती हैं उसे करेक्ट करता है। चलिए इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। जब आप किसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता करते हो तो आपको मानना चाहिए कि आपने डू वाला पोर्शन पहले से ही कर लिया है। अब ऑब्जर्व करने की बारी है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो आपने अपने स्ट्रेस और टेंशन को एक थर्ड पर्सन की तरह देखकर बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि किस वजह से आपको ये सब महसूस हो रहा है, कैसे उसके रूट कॉज को समझा जा सकता है। थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करने से आप बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच पाएंगे। जब आप ये समझ जाएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलेगा तो करेक्शन वाली स्टेज में पहुंच गए हो और आप एक्शन लेकर खुद को उस सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं। इस तरह से लाइफ में जब भी कोई परेशानी आए तो आप इस DOC मेथड का यूज़ करें। अगले एपिसोड में हम बच्चों के बारे में जानेंगे। बच्चों को सिखाएं। अभी तक हमने हमारी आपकी मतलब कुछ जीवन जी चुके लोगों की बात की। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों की। जब हमारे घर में बच्चे होते हैं तो हम उन्हें सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। कभी हम उन्हें अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताते हैं तो कभी अपने अचीवमेंट्स के बारे में। हम चाहते हैं कि हमने जैसे चीज़ों को सीखा है वे भी ठीक वैसे ही सीखें, लेकिन कभी कभी हमें उनसे भी सीखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उनकी और हमारे उम्र में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। ऐसे में उन्हें कुछ सीखना आसान नहीं होता, लेकिन हम लोगों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होती हैं। जैसे हमें भी उनके जैसे बिना स्ट्रेस के फ्री टाइम चाहिए। बड़े होने के बाद हमें लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। हम बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को कल की परवाह नहीं होती। वे आज में जीते हैं और इसलिए वे सभी काम को एंजॉय करते हैं। ये बात हमें बच्चों से सीखनी चाहिए। जब किसी को लगातार करने की बात आती है तो वे ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि वे आगे की ज़्यादा सोच नहीं पाते। जैसे बच्चे कोई भी प्रैक्टिस करने से दूर भागते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि प्रैक्टिस ही हमें किसी भी फील्ड में परफेक्ट बनाती है। ऐसे में हमें इस बात को बच्चों को सिखाना चाहिए। थॉमस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक बार उनकी एक बेटी के पास से बहुत ही सुंदर गुड़िया थी और उनकी दूसरी बेटी भी जिद करने लगी कि उसे भी वो गुड़िया बहुत पसंद है, इसलिए वो भी अपने लिए वैसी ही गुड़िया चाहती है। ऐसे में थॉमस ने उसे बोला कि अगर 2 सप्ताह के बाद भी उसे वो गुड़िया उतनी ही पसंद होगी जितना आज है तो वे पक्का उसके लिए वैसी ही गुड़िया खरीद देंगे। लेकिन 2 सप्ताह होने के बाद उसे वो गुड़िया चाहिए ही नहीं थी। ऐसे ही थॉमस अपने बच्चों को किसी भी सिचुएशन के तुरंत बाद उठने वाले इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाते थे। एक और बात हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे बच्चे हमेशा ही हमें देख रहे होते हैं।
और हम जो भी करते हैं उसे वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपने एक्शन से उनके लिए अच्छे एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। अगर हम उसके सामने किसी और से झूठ बोलते हैं तो हम उन्हें सच बोलने के लिए इंस्पायर कैसे करें? थॉमस अपनी बेटियों को 2 तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका ये है कि वे अपनी बेटियों को उनका पास्ट याद दिलाते हैं। बच्चे होने की वजह से शायद वे ये नहीं जानती कि उन्हें अपना फ्यूचर कैसे प्लान करना है, लेकिन उन्हें अपना पास्ट सब याद होता है। दूसरा तरीका ये है कि वे अपनी बेटियों से उनके लाइफ की परेशानियों या किसी इवेंट में जीतने हारने को लेकर तब पूछते हैं जब उन इवेंट्स का इमोशनली उन पर बहुत कम असर होता है, क्योंकि ऐसे में वो एक ऑब्जर्वर की तरह अच्छे से उस इंसिडेंट को बता पाएंगी। ये बात थॉमस उनसे तब करते हैं जब वे उनके साथ अकेले होते हैं और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वे उन्हें पूछते हैं कि पिछले सप्ताह आपके साथ स्कूल में ऐसा क्या हुआ था जो आप अपसेट हो गई थी। ऐसे में जब उनकी बेटियां उनको रीज़न बताती हैं तो थॉमस ना सिर्फ उन्हें उस बात का सल्यूशन बताते हैं, बल्कि उन्हें ये रियलाइज़ भी कराते हैं कि जितना बुरा उन्हें उस इंसिडेंट के बाद लग रहा था उतना बुरा उन्हें अब नहीं लग रहा है। ऐसे कंपेयर करके ये उनको उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो लोग हमसे छोटे होते हैं उससे हम कुछ सीख नहीं सकते, लेकिन ऐसा लोग सिर्फ अपने ईगो की वजह से ही तो करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर स्टडीज़ की। ऐसे में हमें उनसे कुछ सीखने के लिए परहेज नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन, अभी तक हमने इस किताब से जो कुछ भी नॉलेज लिया है वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है। उसी वजह से हम सभी काम अवेयर होकर करते हैं। इस अवेयरनेस के कारण हम अपने डे टू डे में जो भी डिसीजन लेते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से हम किसी भी काम को अपने लिए जो प्रोसेस होता है उस पर अपना फोकस रखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हर पल हमें सफल होने का एहसास होता है। अगर हम थोड़े समय के लिए अपने फोकस से भटक भी जाते हैं तो भी हम इस बात की अवेयरनेस रखते हुए वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। हम इस नॉलेज के साथ लाइफ के हर पल को खुलकर जीते हैं। इस तरह से हम ना फ्यूचर को लेकर चिंता करते हैं और ना ही पास्ट के एक्सपीरियंस से खुद को जज करते हैं। हम ट्रिगर मेथड का यूज़ करके वापस प्रेजेंट मोमेंट में आना सीख लेते हैं। हम इसे अपना हैबिट बना सकते हैं, जिससे लाइफ को जीने का हमारा नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। जब भी हमें समय मिलता है हम उसे खुद को बेहतर तरीके से जानने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय हम ऐसे काम को करते हैं जो एक एंडलेस साइकिल की तरह है। ऐसे समय में हम मेडिटेशन के ज़रिए खुद को और ज़्यादा करीब ला सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये समझना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम अपनी डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं वो मुसीबत के समय काम भी नहीं आती। हमारा और हमारे फैमिली की हेल्थ ही हमारे लिए मेन प्रायोरिटी बन जाती है। ऐसे में हम अपनी प्रायोरिटी को लोगों के अकॉर्डिंग डिसाइड ना करके अपने अकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। हम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने खिलौने याद नहीं आते, बल्कि वे पल याद आते हैं जो हमने बेफिक्री से बिताए थे। इसलिए अब हम चीज़ों के पीछे नहीं भागते, बल्कि इसी मोमेंट में खुश रहना है। हमें ये समझना है कि जो खुशी हमें प्रोसेस में डूबकर काम करने में मिलती है वो हमें किसी गोल को अचीव करने से नहीं मिल सकती, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने पर हमें किसी अगले गोल को अचीव करने की बेचैनी होने लगती है। इसलिए हमें इस लूप से बाहर निकलकर अपने दिमाग को, प्रोसेस को एंजॉय करने का प्रैक्टिस कराना है। दोस्तों, इस किताब के ज़रिए हमें जो भी नॉलेज मिली है उसे अब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। इसलिए आज से ही आप अपने दिमाग को किसी भी काम को सही तरीके से करने का प्रैक्टिस बना लीजिए। अभी आप सुन रहे थे थॉमस टर्नर की लिखी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की बुक समरी।